आपके पास एक सपना होना चाहिए। अगर आपके पास कोई सपना नहीं है तो आप अपने सपने को पूरा कैसे करेंगे? और कहा भी है ना कि वो सपना खुली आंखों से देखना चाहिए। जी हाँ, जब आप खुली आंखों से कोई सपना देखते हैं ना, तभी आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। और हम तो यही दुआ करेंगे कि आप अपनी मंजिल को पाएं, कामयाबी पाएं और हर रोज़ आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में हमसे यूं ही मुलाकात करते रहें। नमस्कार, स्वागत है दर्शकों आपका। मैं हूं आपके साथ नाहिद अख्तर। दर्शकों, जैसे बात सपने की है तो ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि भीड़ तो बहुत है इस रंगमंच पर, लोग आते जाते रहते हैं। सपना उसी का पूरा होता है जो खुद से लड़ते हैं। जी हाँ, सपना पूरा करने के लिए अपने आप में जज्बा, जुनून होना चाहिए। वैसे आप समझ ही गए होंगे कि आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो अपने ख्वाबों को पूरा करने वाली और रंगमंच से जुड़ी हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान के वरिष्ठ रंगकर्मी विशाल विजय जी, जो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और बहुत सारी खूबियों के मालिक हैं। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। विशाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका धरती धुरारी के इस मंच पर। थैंक यू वेरी मच मुझे बुलाने के लिए, और बहुत बहुत आभार जयपुर दूरदर्शन का, और राजस्थान के दर्शकों को मेरा भी प्रणाम। बिल्कुल, विशाल जी जोधपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और थिएटर की दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्यों ना बातों की शुरुआत से पहले जोधपुर के उन गलियारों में जाते हैं जहां आपका जन्म हुआ था और राजस्थान के खूबसूरत शहरों में माना जाता है। तो वो जोधपुर का बचपन कैसा था? ओवर पैम्पर्ड, ओवर प्रोटेक्टेड बचपन, बहुत अच्छे बड़े भैया दीदी कज़न्स, उनके साथ में बहुत खुशनुमा बचपन, इतना ज़्यादा प्यार कि मैं बिना मेरे पेरेंट्स के समर वेकेशन में अपने रिश्तेदारों के घर पे रह लिया करता था। और वहाँ का खाना बहुत अच्छा, वहाँ की बोली बहुत अच्छी, पहनावा बहुत अच्छा। ऑलवेज एक्साइटेड टू गो टू जोधपुर। बिल्कुल, यही राजस्थान की खूबसूरती भी है। जब बातों का सिलसिला हो रहा है तो सबसे पहले जिक्र करेंगे आपके पिताजी स्वर्गीय विजय माथुर जी का, जो खुद एक वरिष्ठ रंगकर्मी भी रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर नाट्य विभाग के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं। और कहते हैं ना कि जब बचपन से आपको जो हुनर सीख रहे होते हैं, जब आप अपने माता पिता को उसी चीज़ में ताल्लुक़ रखते देखते हैं, तो उन्हें देखकर आपको लगा कि नहीं, मुझे भी इसी इंडस्ट्री में आना है, थिएटर से जुड़ाव करना है? या जब आप अपने पापा को देखते थे थिएटर में तो कैसा महसूस करते थे? फॉर एवरी सन, हर बच्चे के लिए माता पिता बहुत बड़ा फैसिनेशन होता है। हम लोग उन्हीं के जैसे बनना चाहते हैं। जिस प्रोफेशन में वो है वो हमारी नेचुरल चॉइस होती है। ज़रूरी नहीं है कि परफॉर्मिंग आर्ट्स ही हो, वो एकेडमिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन, मेडिकल, बिजनेस, किसी भी फील्ड से हो। इट्स द मोस्ट नेचुरल मूव। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो थिएटर करते थे, थिएटर का माहौल था, रिहर्सल्स होती थी, स्कूल कॉलेज के एनुअल डे फंक्शंस में हम लोग भी पार्टिसिपेट करते थे, एक्टिव थे। तो जब हो तो ये भी सकता था कि माताजी बैंकर थी तो बैंक पे भी जा सकते थे। हाँ, बैंक पे भी जा सकते थे। मेरे ख्याल से मेरे जो बिजनेसमैन मित्र हैं उन्होंने अपने पिताजी से सीखा, मेरे जो सर्विस क्लास मित्र हैं उन्होंने अपने पिताजी के प्रोफेशन को ज्वाइन किया। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ रंगमंच या अभिनय में आया, मैंने डॉक्टर के बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर्स के बच्चों को इंजीनियर बनते हुए भी देखा है। जी जी। और आपने कहा जाता है ना कि जब आप 12th पास आउट हुए तब आपके सारे दोस्त IIT में कर रहे हैं, कोई मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, लेकिन आपने कहा नहीं, मुझे तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है। तो उसकी वजह क्या थी और वो शुरुआत कैसी थी? एक तो आपका एकेडमिक्स बहुत अच्छा होगा, और अगर आप साइंस बैकग्राउंड के होंगे तभी आप मेडिकल और इंजीनियरिंग वाली दिशा में जाएंगे। मेरा कॉमर्स फील्ड था, तो ग्रेजुएशन तो मैंने यहीं जयपुर से कॉमर्स कॉलेज में करी। और कॉमर्स कॉलेज के वक्त हम लोग थिएटर में भी एक्टिव थे, और यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे कि आईसेक या रोट्रैक्ट, उनका भी हमने बहुत फ़ायदा उठाया। उनकी भी बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मास्टर्स प्रोग्राम है ग्रेजुएशन के बाद। उसके लिए कॉम्पिटिटिव पेपर होता है, उसके लिए ऑडिशंस होते हैं, रिटन टेस्ट होता है, एक रेजिडेंशियल वर्कशॉप होती है। तो फॉर्चुनेट रहे कि उस विद्यालय ने हमें इस लायक समझा और हमारा वहाँ एडमिशन हो पाया। पर कहा जाता है कि NSD जो है वो भारत की प्रतिष्ठित संस्थानों में से है जहाँ पहुँचना बहुत आसान नहीं है, और वहाँ का जो सफ़र होता है ना बहुत ही खुशनुमा होता है जो आर्टिस्ट होते हैं उनके लिए, और बहुत अच्छा अनुभव रहता है। आपका एक्सपीरियंस कैसा था NSD का? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक यूनिक इंस्टीट्यूट है, मोस्ट एनरिच्ड इंस्टीट्यूट है। वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स हाईली क्रिएटिव हैं, इंटेलेक्चुअल हैं। वहाँ बहुत एक्सपोजर है आपको वर्ल्ड थिएटर और इंडियन थिएटर का, और सिर्फ रंगमंच नहीं, वो जितनी भी अलग कलाएं हैं, चाहे वो साहित्य हो,
चाहे वो संगीत हो, चित्रकारी हो, पेंटिंग हो, मूर्ति कला हो, हर कला के प्रति आपको उत्साहित करते हैं और पूरा माहौल ही कुछ ऐसा रहता है कि आप हमेशा क्रिएटिवली चार्ज रहें। फिर वो रेजिडेंशियल स्कूल है, वो आपको हॉस्टल सुविधा देता है, वहाँ 24 घंटे आपके साथ काम किया जा सकता है। आपके जो शिक्षक हैं वो हर वक्त आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हैं। और ऐसा सिर्फ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही नहीं, इस तरह का एनर्जेटिक और इस तरह का क्रिएटिव माहौल हर नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट का होता है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, पेंटिंग हो। तो यस, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक यूनिक इंस्टीट्यूट है और मुझे लग रहा है कि भारत सरकार की बहुत प्रयास और कोशिश है कि वो ऐसे सेंटर्स और डेवलप करें। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने ऑलरेडी अपने 4 या 5 नए सेंटर्स और खोल दिए हैं और आने वाले समय में वो सेंटर्स भी दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जितने ही एनरिच्ड हो जाएंगे। सो वेरी सून, इन अ फ्यू ईयर्स टू कम, आप देखेंगे कि जैसे 4-5 IIT एक ज़माने में होती थी, 4-5 IIMs होते थे, भारत सरकार हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में कम से कम 4 बहुत अच्छे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा डेवलप कर देगा। अब तो FTII भी 3 हो गए हैं। इस साल एक नया FTII नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ गया है, FTII एक पूना वाला है, एक सत्यजीत रे FTII कलकत्ता में है। तो दीज इंस्टीट्यूट्स विल मल्टीप्लाई। बिल्कुल, सरकार की कोशिश है पूरी तरीके से जो नई जनरेशन है, जो आर्टिस्ट हैं, जो थिएटर से जुड़े हुए लोग हैं या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म कराएं। जब आप NSD में थे, सबसे अच्छा रहा आपके लिए वहाँ कई अच्छी डायरेक्टर्स के साथ काम करना, चाहे वो मोहन महर्षि हों, राम गोपाल जी हों। वो अनुभव कैसा था और कितना ज़्यादा सीखने का दौर था वो, कितना कुछ सीखा आपने? देखिए, मैं इस ट्रेनिंग को आपको इस तरह से डिफरेंशिएट करके बताता हूँ कि अभी जो मैं रंगमंच करता हूँ या जो हम फ्रीलांसिंग प्ले करते हैं, उसमें एक अच्छा सशक्त नाट्य प्रस्तुति करना हमारी प्रायोरिटी है जी। और जो भी साधन हम जुटा पाते हैं, उन साधनों में दर्शकों के सामने लेखक ने जो दुनिया बनाई है उसको जीवंत करना हमारी प्राथमिकता होती है। किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एक अच्छा प्ले प्रोडक्शन के साथ साथ स्टूडेंट का डेवलपमेंट, उसका खुद का इनपुट, उसका क्रिएटिव इन्वॉल्वमेंट, वो ज़्यादा प्राथमिकता होती है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के शिक्षक जब आपके साथ काम करते हैं तो वो एक हिट नाटक करने के उद्देश्य से काम नहीं करते जी। वो आपको समझाते हैं लेखक के बारे में, उस काल के बारे में, उस परिवेश के बारे में, वो सारी संभावनाओं से आपको एक्सपोज करते हैं। आपको पूरी छूट होती है अपने चरित्र को हर आयाम तक लेके जाने की। तो वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट। तो जो प्रोसेस है मैम, वो वहाँ प्रस्तुति से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद जब हम वहाँ से पास आउट होके आते हैं और अपनी अपनी इंडिपेंडेंट थिएटर सोसाइटी से अपना रंगमंच करते हैं, तो हमारे लिए प्रस्तुति इंपॉर्टेंट होती है। आप जब इंस्टीट्यूट में जाएंगे ना, तो उनके लिए प्रोसेस इंपॉर्टेंट होता है। यानी हर जगह की ट्रेनिंग का अपना महत्व होता है। लेकिन जब मैं बात जयपुर रंगमंच की करते हैं, जयपुर रंगमंच एक ऐसा रंगमंच है जिसने देश को बहुत सारे कलाकार दिए हैं और वो कलाकार कई खूबियों के मालिक हैं। बहुत गर्व महसूस होता होगा जब आपकी शुरुआत जयपुर रंगमंच से हुई, वो अनुभव कैसा था? ये एक सत्य है कि चाहे अमेरिका हो, चाहे इंडिया हो, हर शहर का जो माहौल है रंगमंच का, वो थोड़ा अलग होता है जी। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली जो राज्यों की राजधानी है या जो देश की राजधानी है, वहाँ का रंगमंच थोड़ा ज़्यादा एनरिच्ड है। जब हम बंगाल रंगमंच की बात करते हैं तो कलकत्ता की डोमिनेंस है। जब हम महाराष्ट्र रंगमंच की बात करते हैं तो मुंबई के रंगमंच की डोमिनेंस है जी। उसी तरह जब हम हिंदी रंगमंच की बात करते हैं तो उसमें दिल्ली की एक डोमिनेंस है। और ये डोमिनेंस इसलिए है क्योंकि शायद यहाँ पर साधन ज़्यादा हैं, शायद यहाँ पे प्रशिक्षक ज़्यादा हैं, शायद यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, और यहाँ पर एक मूवमेंट है और उस मूवमेंट में हमेशा सीनियर कलाकार कुछ नए कलाकारों को तैयार कर रहा है और एक दिन फिर वो भी वरिष्ठ हो जाते हैं। जयपुर रंगमंच भी इतना खूबसूरत है, इसके अंदर हर दौर में बहुत अच्छे निर्देशक रहे हैं, बहुत अच्छी नाट्य मंडलियाँ रही है, बहुत अच्छे नाटक हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेज हैं जो कई कई सालों से लगातार चल रहे हैं, समय समय पे उसके रिपीट शोज़ होते रहते हैं। ऐसे सीनियर एक्टर्स हैं जिन्होंने युवा कलाकार से शुरू किया था, आज वो वरिष्ठ निर्देशक भी हैं और आज तक भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये जो सीनियर टू जूनियर का जो एक लर्निंग प्रोसेस है या जो एक इंस्पिरेशन प्रोसेस है, ये आपको हर कला में मिलेगा।
तो जितना ये पवित्र कह लीजिए, जितना ये इंस्पिरेशनल कह लीजिए पेंटिंग या संगीत में है, वैसा ही रंगमंच में भी है। बिल्कुल, और ये तो राजस्थान की खूबसूरती है कि कला जो है यहाँ कोने कोने में मौजूद है। एक सवाल ज़रूर मेरे जहन में है, जहाँ अभी हमने थोड़ी देर पहले आपके पिताजी का जिक्र किया था। अक्सर कहा जाता है ना कि जब पिता या माता किसी फील्ड में हो और बच्चे उसी इंडस्ट्री में आते हैं तो उनके कंधों पे बोझ बहुत होता है, उनसे अपेक्षाएं बहुत होती हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ? क्योंकि हर इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं ऐसा महसूस किया जाता है, अगर किसी आर्टिस्ट का या किसी एक्टर का बच्चे जब आ रहे होते हैं तो उनसे उन्हीं की तरह अपेक्षा की जाती है। आपके पापा खुद NSD से पढ़े हैं, यहाँ रहे, नाटक से जुड़े रहे, तो आप पर कितनी जिम्मेदारियां थी और आपसे कितनी अपेक्षाएं थी? थैंकफुली ऐसा कुछ प्रेशर नहीं था, बिकॉज जो भी बच्चे अपने माता पिता का प्रोफेशन चूज़ कर रहे हैं, दे शुड बी अलाउड टू बी ओरिजिनल। और सबकॉन्शियसली आप अपने पेरेंट्स से काफ़ी कुछ सीख लेते हैं जी। और मौका आने पे उनकी जो अच्छाइयाँ हैं वो ऑटोमेटिकली आप में, आपके काम में झलकने लगती हैं जी। तो मेरे ख्याल से किसी भी कलाकार को ना इस प्रेशर से फ्री होना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स का बहुत नाम है या जिस विद्यालय को मैं बिलोंग करता हूँ उस लेगेसी का बहुत नाम है, और जो आपका शुरुआती पहला कदम है उसका ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। अगर आप प्रिटेंशियस हो जाएंगे कि मैं फ़ला इंस्टीट्यूट से आ रहा हूँ तो मेरा काम वैसा ही हो, या आप प्रेशर में आ जाएंगे कि मेरी फैमिली लेगेसी ऐसी है, मेरा काम ऐसा ही हो, तो आप अपना पहला कदम नहीं रख पाएंगे। बहुत खूब। और फिर आप लाइफ लॉन्ग एक सेल्फ डाउट और सेल्फ कॉन्शियसनेस में रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है मैम परफॉर्मिंग आर्ट्स में सिंसियरिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इफ़ यू आर सिंसियर एंड कमिटेड, आप अपना रास्ता खुद चुन लेंगे, आपकी अपनी एक पहचान बन जाएगी। तो आई डोंट थिंक सो इससे कुछ प्रेशराइज होना चाहिए। यानी बहुत आसान रही आपके लिए राह। कब आपने पहली बार स्टेज पे पहला कदम रखा था? मेरे फादर जो प्लेस करते थे जी। उन प्लेस के अंदर अगर कोई क्राउड सीन है, कोई विलेज सीन है, अगर उसमें कोई बाल कलाकार है तो उस भूमिका से शुरुआत हुई। स्कूल के अंदर जो एनुअल डे फंक्शंस होते हैं उससे शुरुआत हुई। तो मैं एग्जैक्टली आपको एज या नाटक का नाम तो नहीं बता पाऊंगा, पर आप ये देख लीजिए शायद 4+, 5+, जिस एज में आप चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप में जाना शुरू करते हैं उसी समय से एनुअल डे फंक्शंस एंड क्राउड सीन इन फादर्स प्ले। यानी वो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, तो अपने बचपन से ही थिएटर को ज्वाइन कर लेना। अक्सर कहा जाता है विजय जी कि थिएटर जो है इसका मिशन है बदलाव लाना। जितनी विधाएं हैं उनमें थिएटर को सबसे अहम माना जाता है, और अक्सर कहा जाता है कि जिन बातों को आप किसी भी ज़रिए से नहीं कर सकते वो एक नाटक के ज़रिए बहुत आसानी से समझा दिया जाता है। आपकी नज़र में थिएटर क्या है? ये बात तो सच है कि थिएटर बहुत सारी कलाओं का संगम है जी। इसमें संगीत भी है, शब्द भी है, शायरी भी है, दृश्य कला भी है, सेट भी है, कॉस्ट्यूम भी है। दूसरा ये साहित्य की एक विधा है। वो साहित्य अपने आप में क्योंकि एक जहनी और इंटेलेक्चुअल कला है, जी जी, तो इसका ये जो रूप है रंगमंच, ये भी कोई अच्छे मैसेज वाला और अच्छे थॉट वाला ही होता है जी। रंगमंच के अंदर अगर कोई हास्य नाटक भी है, कोई व्यंग नाटक भी है, तो भी वो कोई इतनी तीक्ष्ण, तीखी और गहरी बात कह रहा होगा। रंगमंच अच्छे स्ट्रॉन्ग महिला पात्रों के बिना हो नहीं सकता। मैं फिल्मों की कोई आलोचना नहीं कर रहा हूँ, पर मैं कह रहा हूँ शायद फिल्म हीरो प्रधान हो और शायद उस फिल्म के अंदर जो अभिनेत्री हैं वो एक हीरो के मॉरल सपोर्ट के रूप में हो, पर प्ले आपको ऐसे देखने को मिलेंगे ही नहीं जिसके अंदर महिला पात्र सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के लिए या सिर्फ एक सपोर्टिंग कास्टिंग में। कोई भी अच्छा प्ले ऐसा है ही नहीं जो फेमिनिज्म से परिपूर्ण ना हो या जो महिला मन, नारी सेंसिटिविटी को सामने नहीं रखता हो। तो ये एक आपको सेंसिटिव बनाती है कलाकार को जी, और जो दर्शक हैं उनके मन में भी कोई अच्छा विचार छोड़ के जाती है। यहाँ आपने जो जिक्र किया है कि अक्सर नाटक जो होते हैं वो महिला किरदार के बिना अधूरे होते हैं, यहाँ इस बात पे मैं आपकी भूमि कन्या सीता का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगी, जिससे आपने डायरेक्शन की इंडस्ट्री में भी कदम रखा। क्या नाटक है, क्या खासियत है, और चूंकि ये पूरा महिला प्रधान नाटक है तो उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। मैम, मेरे जितने भी नाटक जो मुझे पसंद है ना, उसमें कोई क्लियर कट हीरो या विलन नहीं है जी। और वो नए विचारधारा के या मॉडर्न थिएटर के वो नाटक हैं जो एक डिबेट को सामने रखते हैं जी। जो पर्दा गिरने पे कोई सॉल्यूशन भी नहीं देते। दर्शक अपना सॉल्यूशन खुद निकाले कि इसमें कौन सही था कौन गलत था। कुछ नाटक क्लियर कट ऐसे भी होते हैं जिसमें एक विलन है, एक हीरो है और फिर उस बुराई पे अच्छाई की जीत होती है।
तो मेरे जो भी प्लेज रहे हैं वो प्ले किसी विषय को एक्सप्लोर करते हैं, और उसमें जो दर्शक है जी। वो सिर्फ पर्दा गिरने पे मनोरंजन लेके ताली बजा के घर नहीं जा रहा है, वो उसके बारे में डिस्कशन भी कर सकता है। हो सकता है परिवार के चारों लोगों का मत अलग अलग हो। तो ये मामा वारेरकर का लिखा हुआ एक नाटक है जो रामायण के एक प्रसंग पर आधारित है, और उस प्रसंग पे एक तरह की बहस उस नाटक में है। वाह, बहुत खूब। एक्टिंग से डायरेक्शन में आना, ये आपका पहला आपके डायरेक्शन में नाटक था। कितना मुश्किल है, कितना आसान है, क्योंकि एक्टिंग में आप रहे फिर आपने डायरेक्शन की ओर रुख किया, तो कितना मुश्किल था और कितना आसान था आपके लिए? शायद एक्ट्रेस के लिए डायरेक्टर बन जाना थोड़ा आसान ही होता है। अच्छा। क्योंकि आप हमेशा मंच पे होते हैं और आप अलग अलग नाटकों में अलग अलग निर्देशकों से सीख रहे होते हैं। अलग अलग निर्देशक आपको दिशा निर्देश दे रहे होते हैं। धीरे धीरे आपका खुद का एक दृष्टिकोण डेवलप होने लगता है कि किसी नाटक को कैसे इंटरप्रिटेट करें, उसे मंच पे कैसे पेश करें, किस तरह की सेटिंग हो, किस तरह से अभिनय को जिया जाए। तो मेरे ख्याल से वो सब लोग जो अभिनेता हैं उनके लिए निर्देशक बनना ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। जी, यानी आपके लिए आसान ही था। एक बात कही जाती है कि फिल्में जो हैं वो आपको फेमस बनाती हैं, टीवी जो है वो आपको अमीर बनाता है, लेकिन जो थिएटर है वो आपको अच्छा बनाता है, एक अच्छा कलाकार बनाता है। अक्सर कहा भी जाता है कि जो थिएटर आर्टिस्ट हैं जब वो फिल्मों की ओर, बड़े पर्दे की ओर या छोटे पर्दे की ओर रुख करते हैं तो उनके अभिनय में कहीं ना कहीं बारीकी होती है। कितना सही मानते हैं आप इस बात को? पूरा तो नहीं। आप चाहे रंगमंच से शुरू करें, चाहे सिनेमा से शुरू करें, चाहे अभिनय से शुरू करें, आप रंगमंच से शुरू करें, टीवी से शुरू करें या सिनेमा से शुरू करें, आप अपना अभिनय सिंसियरिटी के साथ करें। और किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में काम करते हुए आप दूसरी फील्ड के प्रति ना हाइपर क्रिटिकल हों जी, ना उसको कोई बहुत बड़ा करके देखें। मुझे ये एटीट्यूड थोड़ा सही नहीं लगता कि अगर आप रंगकर्मी हैं तो आप ज़्यादा बेहतर कलाकार या बेहतर इंसान हैं, और अगर आप कैमरा के फील्ड में काम कर रहे हैं तो आप थोड़े कम कलाकार या थोड़े कम अच्छे व्यक्ति हैं। दोनों के डिसिप्लिन्स अलग हैं। कैमरा एक सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, वो उसमें साउंड है, उसमें लाइट है, उसमें दृश्य है, उसमें एडिटिंग है। सिर्फ एक ही छोटा सा डिफरेंस है कि ये कट टू कट में है, रिकॉर्डेड है जी। इसमें एक बार जो आपने कर दिया वो लाइफ लॉन्ग के लिए प्रिंट हो जाता है, और ये लाइव है। जी बिल्कुल। तो लाइव का डिसिप्लिन अलग है और उसका क्राफ्ट अलग है। कैमरा का डिसिप्लिन अलग है, कैमरा का क्राफ्ट अलग है। बट मुझे नहीं लगता कि आज के ज़माने में हमें इन्हें यूं विभाजित करके देखना चाहिए कि अगर आप रंगकर्मी हैं तो आप थोड़े ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, और अगर आप कैमरा के लिए अभिनय करते हैं तो आप उतने श्रेष्ठ नहीं हैं। आप सारे नए कलाकारों को देखिए जो सिनेमा में आए हैं, चाहे उनके माता पिता इंडस्ट्री में थे जी, या जो FTI से आए हैं, या जो ऑडिशन दे के जिन्होंने अपनी जगह खुद बनाई है, क्या कमी दिखती है हमें उनके अभिनय में? कुछ नहीं। वो यहाँ कहेंगे कि कहते हैं ना कि जिस भी विधा में आप जा रहे हैं उसमें मेहनत अगर आपने की है, अपने आप वर्क किया है, तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। शायद आप भी इस बात से वाकिफ़ होंगे। ऑफ कोर्स। यहाँ आप थिएटर से जुड़ी, डायरेक्शन आपने किया, लेकिन आपने टीवी की ओर भी रुख किया और फिल्मों की ओर भी। फिल्मों में कैसे शुरुआत हुई? और कहा जाता है ना कि जयपुर का जो सबसे लकी त्यौहार माना जाता है ना, वो अक्सर माना जाता है संक्रांत ना, मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है हमारे यहाँ। और कई आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्हें पतंग उड़ाते ही ये मौका मिला, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। तो वो आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे पतंग उड़ाते हुए आपको ये मौका मिला था। मेरी पहली फिल्म तो थी लक्ष्य, जिसके ऑडिशंस दिल्ली में हो रहे थे जी, और उन लोगों को मेरा ऑडिशन अच्छा लगा, और एक नाराज़ सिपाही के रोल में या एक टूटे हुए दिल के सिपाही के रोल में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने अगली फिल्म करी थी हल्ला बोल। तब तक मैं मुंबई शिफ्ट हो चुका था, वो भी ऑडिशंस हो रहे थे, और उसमें मुझे एक ऐसे रईसज़ादे का रोल मिला जो कानून को कुछ नहीं समझता, कानून के साथ खिलवाड़ करता है। फिर मैंने जो फिल्म करी चिटागोंग, तो चिटागोंग के दौरान मैं जयपुर आया हुआ था, पतंग उड़ाने ही आया हुआ था जी। हर साल आता हूँ चाहे कहीं पर भी हूँ। आज भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में नौकरी कर रहा हूँ। विंटर वैकेशंस 5 या 6 जनवरी को खुलती है, मैं हफ्ते भर के लिए जाता हूँ और इमीडिएटली वापस आ जाता हूँ 14 तारीख को पतंग उड़ाने के लिए। तो जब मुझे चिटागोंग फिल्म का ऑफ़र आया तब भी मैं काइट फ्लाइंग कर रहा था, और मोबाइल में देखा काफ़ी सारे मिस कॉल्स हैं। उन मिस कॉल्स पे जब वापस फ़ोन किया तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हम फिल्म बना रहे हैं, आपकी तस्वीरें और ऑडिशन देखा, हमारी तरफ से आप ओके हैं,
ईमेल पे आपको तस्वीर, आप ईमेल पे आपको स्क्रिप्ट भेजी है, आपको ऑडिशन ईमेल पे आपको स्क्रिप्ट भेजी है और आपको डेट्स और शेड्यूल भेजा है जी। तो आप प्रतिक्रिया दें। तो मुझे लगा ये अजीब है, हम मुंबई में दफ्तर जाके ऑडिशन देते हैं, कोई काम नहीं मिलता, और जब हम त्यौहार मनाने आए हुए हैं तब अचानक कहीं से काम मौका आ जाता मिल है। गया। लेकिन ये अच्छा भी है कि इस बहाने आप जो राजस्थान के त्यौहार को यहाँ पर एंजॉय करने आते हैं, और ये राजस्थानियों की एक ख़ास बात होती है कि वो दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हों, लेकिन जो हमारे फेस्टिवल हैं वो हमें अपनी ही भूमि पर, अपनी ही ज़मीन पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ हम बात करेंगे आपकी मूवी लक्ष्य की, जो आपकी पहली मूवी थी। उसमें आपको 15 दिन आर्मी ऑफिसर्स के साथ रहना पड़ा, आर्मी के साथ वक्त बिताना पड़ा। कैसा टाइम था वो, और क्या कुछ सीखा आपने? आसान नहीं होती वो आपकी ही ज़बानी सेना के साथ बिताए वो लम्हे याद करेंगे। वो बहुत गर्व और बहुत खुशनुमा और बहुत खूबसूरत पल थे जी। मैंने क्लोजली आर्मी ऑफिसर्स को 2 बार देखा है। मेरे एक अंकल हैं जो आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुए हैं। हम लोग जब हॉलीडेज़ पे उनके पास जाते थे तब मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था उनके डिसिप्लिन का, तब मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था उनके जीवन में स्पोर्ट्स के महत्व का, तब मेरा फर्स्ट एक्सपोजर था उनके जीवन में एक डेकोरम का। उसके बाद में मैं जब 15 दिन के लिए IMA देहरादून गया और जब मैंने और क्लोजली जेंटलमैन कैडेट्स के साथ समय बिताया तो वो और ज़्यादा गर्व का लम्हा था मेरे लिए कि कितने अच्छे परिवारों से वो आते हैं, वो लोग कितने हाईली एजुकेटेड हैं, उनका कमिटमेंट कितना ज़्यादा है। उन्होंने हमें ये बात भी समझाई कि एवरीथिंग इज़ मेंटल, क्योंकि हमने मन बना लिया है कि हमें इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है तो अब ये हमें कठिन नहीं लगता। आपको बाहर से देख के कठिन लगता है कि कैसे हम इतनी देर तक इतना फिज़िकली टफ रेजीम फॉलो करते हैं। मस्ती के वक्त वो लोग बहुत खुशनुमा और मस्त होते हैं, काम के वक्त वो लोग बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, ज़िंदगी को वो लोग हथेली पे लेके जीते हैं जी। और उनके अंदर एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन और एक बहुत अच्छा कलाकार है। उनकी कल्चरल एक्टिविटीज़ और उनकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इतनी अच्छी है कि भारत को काफ़ी सारे गोल्ड मेडल और काफ़ी सारे खिलाड़ी आर्मी ने दिए हैं। बिल्कुल। और वो लोग साइंटिफिकली इतने ज़्यादा एडवांस हैं, उनकी टेक्नोलॉजी पे इतना हाथ है, इतनी पकड़ है उनकी टेक्नोलॉजी पे कि वो अपने इनोवेशंस और अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वाह। उन लोगों के जीवन में इतना सौंदर्य, इतना डिसिप्लिन, इतनी अच्छी लाइब्रेरीज, इतनी अच्छी रीडिंग हैबिट्स हैं कि कभी कभी उनसे मिलके आपको लगता है उन्होंने हमसे ज़्यादा किताबें पढ़ी हुई है। बहुत खूब। वो बहुत थॉरो होते हैं इंडिया के सोशल पॉलिटिकल इश्यूज़ को लेके, पर वो कभी अपनी बात कोड ऑफ कॉन्डक्ट के बिना व्यक्त नहीं करते। ये बहुत ज़रूरी है। उनकी अगर नाराज़गी भी है तो वो दिल में रखते हैं, उनकी अगर कोई प्रतिक्रिया भी है तो वो दिल में रखते हैं, वो उसको एज़ पर प्रोटोकॉल ही व्यक्त करते हैं। इसीलिए लक्ष्य फिल्म के अंदर जब मैंने एक आउटबर्स्ट वाले सिपाही का रोल किया जी। बाद में मैं जब जब किसी सिपाही से मिला तो उन्होंने कहा येस दैट इज़ एग्जैक्टली अवर फीलिंग व्हेन वी लूज अवर बडी ऑन वॉर फ्रंट, व्हेन देयर इज़ अननेसेसरी टेररिज्म, व्हेन देयर इज़ प्रॉक्सी टेररिज्म। और हम लोगों के अंदर की जो कुंठा है उसको आपने बहुत अच्छे से व्यक्त किया, क्योंकि आप अभिनेता हो और वो फिल्म है इसलिए वो व्यक्त हो सकता था। हम हमारे जीवन में उसे ड्यू प्रोटोकॉल से ही व्यक्त करेंगे। तो मुझे बहुत सराहना मिली उन लोगों से। बिल्कुल, और आपका किरदार भी बहुत अच्छा था और आपने बहुत बखूबी खूबसूरती से उसे अदा किया था। सर, लक्ष्य फिल्म का जब जिक्र आता है, फरहान अख्तर की ये मूवी है, 20 साल हो चुके हैं इस मूवी को। क्या एक्सपीरियंस था आपका, क्योंकि फरहान अख्तर बेस्ट डायरेक्टर में माने जाते हैं देश के। कैसा अनुभव था, क्या कुछ सीखने को मिला? और उस टाइम तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत चेंजेस हो रहे थे, तो कैसा एक्सपीरियंस था उस फिल्म का? फरहान अख्तर और जोया अख्तर बहुत कॉम्पिटेंट डायरेक्टर्स हैं, उनका होमवर्क बहुत अच्छा है, उनका पेपर वर्क बहुत अच्छा है, वो अपने कलाकारों को बहुत ही इज्जत देते हैं और वो उनसे बहुत अच्छा काम निकलवाते हैं। उनकी जो टीम थी वो बहुत यंग टीम थी जी। उनकी टीम के अंदर इंडिया के बेस्ट टेक्नीशियंस और बहुत अच्छे विदेशी टेक्नीशियंस भी थे। हमारे जो लक्ष्य फिल्म के कैमरामैन थे शायद ऑस्ट्रेलिया से थे। ओके। पहली बार हमें ये पता चला था कि डबिंग के अलावा फिल्म में सिंक साउंड में भी शूट होती है। उनके जो एक एक टेक्नीशियंस थे वो नेशनल अवार्ड विनर थे। सो ही हैज़ अ वेरी फाइन ग्रिप ओवर हिज क्राफ्ट। और उनका जो स्टोरी टेलिंग नैरेटिव है वो भी बहुत यूनिक और नया है। वो फिल्म इस उद्देश्य से बनी थी कि जो यंगस्टर्स
इंजीनियरिंग या एमबीए के लिए एक्साइटेड हैं, इंस्पायर्ड हैं, या उनके कैरियर ऑप्शंस में मेडिकल, सेल्स एंड मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारे प्रायोरिटीज़ हैं, उसके अंदर आर्मी ऑफिसर बनने का जज्बा भी उनके दिल में आ पाए जी। इसलिए उन्होंने एक बहुत यंग कहानी बनाई और मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा जो उस फिल्म का हिस्सा बना। बहुत खूब, और वो वाकई बहुत ही एक बेहतरीन मूवीज़ में आती है। कहा जाता है सिनेमा जो है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे फिल्में हो, वो एक ऐसा माध्यम होती है जो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े मुद्दे या कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा शो कर रहा होता है, जो हम शायद आम तौर पर उस बात को नहीं कह सकते या उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते, सिनेमा उसको व्यक्त कर देता है। आपकी दूसरी मूवी हल्ला बोल भी कुछ ऐसी ही थी। अजय देवगन के साथ काम करने का एक्सपीरियंस, उसके बारे में जानना चाहेंगे, कैसा था और क्या कुछ नया सीखने को मिला? उस फिल्म के निर्देशक राजकुमार संतोषी जी थे, और संतोषी सर का अगर आप रेपिट्री ऑफ वर्क देखें तो उन्होंने बहुत मीनिंगफुल फिल्म्स बनाई हैं। उन्होंने बनाई है लेजेंड ऑफ भगत सिंह, उन्होंने बनाई है इंडिया की मोस्ट फेमस कॉमेडी फिल्म अंदाज़ अपना अपना, उन्होंने बनाई है सोशल इश्यूज़ पे लज्जा, हाल ही में उनकी बनाई हुई फिल्म आई गांधी वर्सेस गोडसे जी। संतोषी जी अंदर से एक्टर हैं, उन्हें परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी लगती है। और जेसिका लाल मर्डर केस जो हुआ था जी, उसके बैकड्रॉप पे ये फिल्म बनी थी कि अगर आप अपने जीवन में खुदा नाखास्ता जाने अनजाने गवाह हैं किसी क्राइम के, तो आप खामोश रहेंगे या आप आवाज़ उठाएंगे? आप उस वक्त ये सोचेंगे कि इसमें मेरा हित है अहित है, या आप सच्चाई के साथ खड़े होंगे? तो उसमें हमारा रोल कुछ ऐसे रईस नवाबजादों का था जो कानून को कुछ नहीं समझते, और अजय देवगन जी उस फिल्म के अंदर एक अभिनेता बने थे। वो अभिनेता जो नहीं चाहता कि उसका कैरियर इस गवाही की वजह से डिस्टर्ब हो जाए, पर इवेंचुअली वो अपने मॉरल्स को, अपनी आवाज़ को, अपने वैल्यूज़ को सुनता है, एंड ही स्टैंड्स बाय द ट्रूथ। बहुत मीनिंगफुल और बहुत अच्छी फिल्म थी वो। बिल्कुल, और कहा जाता है ना कि एक जो अच्छा एक आर्टिस्ट होता है जो बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा होता है, वो किसी भी किरदार में बहुत आसानी से ढल जाता है। कुछ आपके लिए भी ऐसा ही रहा कि आपने एक फिल्म में एक आर्मी ऑफिसर का रोल अदा किया, फिर आप एक बिगड़े नवाब बने, और फिर अगली फिल्म में तो आप जो है स्वतंत्रता सेनानी बन गए। तो किरदार में ढलना आसान होता है एक आर्टिस्ट के लिए, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है? गाइडेंस के साथ सब आसान होता है। फिल्म पे एक्टर्स का जो होमवर्क होता है वो भी बहुत ज़रूरी है, एक्टर्स भी करते हैं, पर मैम स्क्रिप्ट राइटर डायरेक्टर्स का होमवर्क और भी ज़्यादा अच्छा होता है। और वो जो स्ट्रक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं ना, उस स्ट्रक्चर से आपको बहुत मदद मिल जाती है अपने किरदार को जीने की। तो जब मेरे को चित्तगोंग फिल्म करने का मौका मिला तब मुझे पहली बार ये बात पता चली कि भगत सिंह के कंटेम्प्रेरी उसी दौरान सूर्य सेन भी हुए थे जी। और बांग्लादेश जो हिंदुस्तान ही था तब, वहाँ के एक शहर चित्तगोंग में एक इस तरह की अपराइजिंग हुई थी कि उन्होंने 24 घंटे के लिए ब्रिटिशर्स को बाहर ही निकाल दिया था। अच्छा। और उस क्रांति के अंदर स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया था जी। तो जो लोग विस्तार से एमए में इतिहास पढ़ते हैं या जिन्हें इतिहास का बहुत शौक है, उन्हें शायद ये कथा पता होगी, हमें ये कथा नहीं पता था। बिल्कुल। सो इट वाज अ वेरी रेवलेशन जिसे कहते हैं ना, एक नई बात को जान जाना। वो उस फिल्म की शूटिंग भी बहुत अलग तरह की थी। उस फिल्म के अंदर टाइम पीरियड क्रिएट करना था। उस फिल्म में उनको भारत की आज़ादी के पहले का समय दिखाना था, तो डिटेलिंग बहुत डिफ़िकल्ट हो गई थी। आपके हाथ में पहनी हुई घड़ी से लेके गाड़ी का मॉडल तक, बिल्डिंग तक, बिजली का इन्वेंशन हुआ है कि नहीं हुआ है, बिजली की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, आप बंदूक कौन से इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्रांति जो जज्बा है उसके अंदर आप धोती कुर्ता पहन के भी क्रांति कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा बंदूक हो जी। तो इट वॉज़ अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड इट वॉज़ एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस। इतिहास की वो कहानी ही मुझे नहीं पता थी अगर मैं वो फिल्म नहीं करता तो। तभी कहा जाता है कि जो फिल्में होती हैं वो समाज का एक आईना होती हैं, जो ना सिर्फ उस दौर में बल्कि आने वाले दौर की पीढ़ियां जो हैं उन्हें भी उससे रूबरू करा रही होती हैं। यहाँ फिल्मों के जिक्र के बाद बात करेंगे आपके छोटे पर्दे की, और दूरदर्शन से भी आपका एक नाता रहा है, कुछ आपने किरदार अदा किए सीरियल्स में, वो एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहेंगे। कौन से सीरियल्स थे जिसमें आपने किरदार अदा किए और कैसा रहा वो अनुभव? सबसे पहले तो हम लोग बहुत लकी हैं कि हमारे जयपुर में ऑल इंडिया रेडियो भी है, दूरदर्शन भी है, रविंद्र रंगमंच और जवाहर कला केंद्र भी है। तो इन चारों से अगर आप एसोसिएटेड हो तो आप एज ए कलाकार बहुत ग्रो करोगे और आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी बहुत। तो एक ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो के अंदर हम रेडियो प्लेज भी कर चुके हैं, यूथ प्रोग्राम्स की एंकरिंग भी कर चुके हैं। दूरदर्शन के अंदर बाल कलाकार, नन्ही दुनिया, आपका जो इन हाउस
मोस्ट पॉपुलर टीवी सीरियल हुआ करता था दायरे, उसके अंदर भूमिका। बाद में आपके यहाँ दूरदर्शन में नाटकों को शूट करके 3 एपिसोड्स में दिखाने का सिलसिला चालू हुआ, तो उसमें नाटकों में काम, कुछ कार्यक्रमों की एंकरिंग, ये सब चला। मुंबई शिफ्ट होने के बाद इंडियन टेलीविज़न के अंदर मैंने कुछ एक एपिसोडिक शोज़ किए जो कि कुछ क्राइम थ्रिलर्स तरह के थे, पर मैंने कोई लंबा टीवी शो नहीं किया। और फिर ये कुछ एक फिल्में, इस बीच में दोस्तों के साथ कुछ शॉर्ट फिल्म्स, FTII के स्टूडेंट्स के साथ उनकी डिप्लोमा फिल्म्स। तो कैमरा पे भी एक एक्सपोजर हमेशा होता रहा, बट इट वाज ऑलवेज अ न्यू एक्सपीरियंस। कहानी बदलती थी, टेक्निक बदलती थी, यूनिट बदलती थी, उसका टेम्परामेंट बदलता था, शूट करने का क्राफ्ट बदलता था। जैसे आज जिस क्राफ्ट में हम दोनों लोग काम कर रहे हैं, हमें पता है कैमरा की पोजीशंस क्या हैं, लाइट क्या है। टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई है। टेक्नोलॉजी नहीं मैम, लेट मी पुट इट दिस वे कि अगर हम लोग एक कहानी के अंदर अदाकार के तरीके से काम करेंगे तो हमको जो सीन की रिक्वायरमेंट है वो परफॉर्म करनी है, पूरा सेटिंग उस हिसाब से होगा। और फिर टेक्नीशियंस हमें ये बताएंगे कि यहाँ हमारा कट है, यहाँ आप फ्रेम में हैं, यहाँ आप फ्रेम में नहीं हैं, लाइट्स और साउंड उस मूड के साथ की जाएगी। तो कॉन्वर्जेशन का क्राफ्ट अलग हो जाएगा फॉर कैमरा, और अभिनय का क्राफ्ट अलग हो जाएगा फॉर कैमरा। सो हर कार्यक्रम एक नई चीज़ सिखाएगा। आपने जिस तरीके से अभी बताया, यहाँ हम जिक्र करेंगे दूरदर्शन की टेलीफिल्म नीली झील के बारे में। कैसा अनुभव रहा उसका आपका, और क्या कुछ खास पल थे? मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अपनी ट्रेनिंग ख़त्म करके आ गया था, और आपके यहाँ एक बहुत अच्छा दौर चला टेलीफिल्म्स को, टेलीफिल्म्स बनाने का। जी, बड़ी अच्छी सी कहानी थी। तो हमेशा मैंने दूरदर्शन के साथ स्टूडियो में शूट होने वाले प्रोग्राम्स ही किए थे। वो पहली बार आउटडोर शूट था। तो वो सारी चीज़ें जो हमने मुंबई में देखी थी कि वैनिटी वैन होती है, मेकअप आर्टिस्ट होता है, लोकेशन होता है, कॉल शीट होती है, आप छतरी लेके धूप से बचते हुए वहाँ तक जाते हैं जहाँ शूटिंग स्पॉट है, फिर आपको आपका एंगल, आपका मार्क बताया जाता है, फिर साथी कलाकार आते हैं और आपके साथ पूरी यूनिट होती है आउटडोर। ये चीज़ मैंने दूरदर्शन में देखी नहीं थी। तो वो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉम्बे में ये काम हो रहा है। अब बहुत बचपने में दायरे धारावाहिक जिसमें हमने काम किया था वो भी पूरा आउटडोर शूट वाला था। तो ये जब आउटडोर शूट होता है ना, तो आपके पूरे केंद्र का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जी बिल्कुल। तब जो एक एक आपके यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं वो सब उसमें आके भागीदारी देते हैं। बहुत टाइम शेड्यूल भी करना पड़ता है क्योंकि आउटडोर शूट है, पूरा टेक्निकल स्टाफ बाहर जा रहा है, तो इन हाउस प्रोग्रामिंग कैसे कोऑर्डिनेट होगी, पर वो बड़ा चैलेंजिंग और वो बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, और दूरदर्शन के समय समय पर हमारे दर्शकों के लिए अच्छे कार्यक्रम और टेलीफिल्म प्रसारित करता रहता है, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी भी है। यहाँ हम जिक्र करेंगे आज की टेक्नोलॉजी की, चूँकि आप थिएटर से जुड़े रहे, फिर टीवी में आपने काम किया, सिनेमा में आया, बड़े पर्दे पर आए। 20 से 25 साल हो चुके हैं आपको इस इंडस्ट्री के अंदर। अब वक्त बदला है, OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, कई शॉर्ट फिल्म्स आ रही हैं। क्या कुछ बदलाव महसूस करते हैं और कितना चेंज हुआ है? टेक्निक में जो चेंज हुआ है वो तो निरंतर है, आगे भी होता रहेगा। सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि पहले जो शूट कर रहे हो आप वो रील पे प्रिंट होता था, अब वो मेमोरी कार्ड में सारी चीज़ें आ गई है। एक आम नागरिक का या हम सब का जो मोबाइल फ़ोन है वो अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग फिल्म मेकिंग इक्विपमेंट है। हम लोग हर वक्त किसी ना किसी गतिविधि की सोशल मीडिया पे तस्वीरें डालते हैं, छोटी मोटी एडिटिंग, छोटी मोटी रील्स बनाना हमें आ गया है, यूट्यूबर्स बढ़ गए हैं। तो ये सारे बदलाव हैं। ये बदलाव आपको थिएटर में भी देखने को मिलेंगे क्योंकि टेक्निक्स बदली है, माइक्स बदल गए हैं, लाइटिंग इक्विपमेंट बदल गया है, लाइटिंग इक्विपमेंट के कंसोल बदल गए हैं। आप किस सीनरी को प्रोजेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए डिजिटल स्क्रीन्स आ गए हैं। पर इन तमाम चीज़ों के अंदर मैडम एक चीज़ होती है एस्थेटिक चॉइस, वो निर्देशक साहब की प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट बदलती रहती है। यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हुई है, OTT के कई चैनल्स आ गए, कई प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी सबसे पुरानी विधा है थिएटर, उसके दर्शकों की संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। कोशिश ये की जा रही है कि लोग थिएटर की ओर रुख करने लगे। कितनी खुशी महसूस होती है और कितना ज़रूरी है थिएटर, इनमें सबसे इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? देखिए, थिएटर की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है ना, वो इसलिए है क्योंकि ये लाइव है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो चीज़ लाइव नहीं है, जो पर्दे पे दिखाई जाती है, वो कम रोचक है। पर जिस तरह हमारे अलग अलग पकवान होते हैं, व्यंजन होते हैं, हम अलग अलग दिन अलग अलग खाना खाते हैं, उसी तरह जो दर्शक होता है ना, उसकी भी एक मनोरंजन की डोजेज है। वो किसी दिन अपने मनोरंजन में अगर OTT का कोई कंटेंट कंज्यूम करता है
तो वो किसी दिन एक फिल्म देखने जाता है और फिल्म का कंटेंट कंज्यूम करता है, और फिर वो किसी दिन कहता है चलो लाइव परफॉर्मेंस देखते हैं। लाइव परफॉर्मेंस में चाहे मुशायरा हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे क्लासिकल डांस हो, चाहे नृत्य हो, चाहे रंगमंच हो, सो लोगों में अपने आप को लगातार मनोरंजन से एक्सपोज करने की और मनोरंजन कंज्यूम करने की, क्योंकि उनमें एक भावना है, इसलिए सभी चीज़ों को बराबर दर्शक मिले हुए हैं। बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिया आपने, और बहुत एक अच्छी बात कही है कि दर्शकों को हर वक्त कुछ नयापन चाहिए होता है, और यही वजह है, और कोशिश भी ये करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर की ओर रुख करना चाहिए, क्योंकि वहाँ आपको लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। विशाल जी, आपने एक्टिंग की डायरेक्शन में आप आए, लेकिन आपने स्क्रिप्ट राइटिंग में भी हाथ आजमाया। किताबें पढ़ने का आपको खासा शौक़ है। स्क्रिप्ट राइटिंग का शुरुआत कैसे हुई? एक्सीडेंटल शुरुआत थी या आपको एक शौक़ था कि कुछ लिखना है? एक्सप्रेस पेपर पे कभी नहीं किया था जी। शुरुआत ऐसे हुई कि मैं कुछ इंग्लिश प्लेज पसंद करता था। उन इंग्लिश प्लेज का हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी एडेप्टेशन चाहिए था नहीं किसी के पास, तो खुद ही कर लिया। सो दैट वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज। और सबसे पहले अंग्रेज़ी शॉर्ट नाटकों का हिंदी ट्रांसलेशन या हिंदी एडेप्टेशन से शुरू हुआ। मुंबई जब गए तो जिन साथियों के साथ रहते थे वो लोग इंटरनेशनल फिल्म्स के बड़े शौकीन थे जी। और फेस्टिवल सिनेमा के बड़े शौकीन थे। उनको स्क्रिप्ट्स पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो दोस्तों के साथ उनकी संगत के अंदर स्क्रिप्ट राइटिंग एज इन स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखी जी। और अपने शौक़ के लिए लिखते गए। कॉमन फ्रेंड्स को ये बात पता थी। फिर मेरी फ्रेंड रितु भाटिया जी, जो जयपुर को ही बिलोंग करती है, जो मुंबई की बहुत नामचीन स्क्रिप्ट राइटर हैं और जो बालाजी टेलीफिल्म्स के साथ में एसोसिएटेड है, उन्होंने मुझसे कहा कि वो कुछ एक शो लिख रही हैं, सो व्हाई डोंट आई कोलैबोरेट विद हर। तो मैं फिर उनके कोलैबोरेशन में बालाजी ऑल्ट के लिए 3 सीरीज़ में संवाद को राइटिंग का काम किया। तो रितु से भी मैंने बहुत सीखा। बहुत खूब। वो कहते हैं ना कि आप सारी खूबियों के मालिक हैं, और यही रास्ता आपको लेके चला गया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर, जहां आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, रंगमंच की बारीकियां बच्चों को बता रहे। तो ये जयपुर मुंबई होते हुए ये इलाहाबाद की ओर कैसे रुख किया? सबसे पहले दिल्ली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जी, और दिल्ली के बाद कुछ साल मुंबई, क्योंकि मैं वहाँ स्ट्रगल करना चाहता था और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मुझे इंडियन टेलीविज़न और इंडियन सिनेमा में काम मिले। मैं वहाँ 8-10 साल रहा। फिर 8-10 साल के बाद में मेरी रुचि ऑडिशन देने में और काम की तलाश करने से थोड़ी कम हो गई और मुझे लग रहा था कि मैं काम ढूंढ रहा हूँ, काम कर नहीं रहा, तो मेरी अपनी जो ट्रेनिंग है वो बेकार जा रही है। तो मैं वापस जयपुर शिफ्ट हो गया। यहाँ आके मैंने 2012 से लेके 2022-24 तक लगातार रंगमंच किया। उस दौरान मेरी बायोडाटा बहुत रिच हो गई जी। अलग अलग नाटक और अलग अलग अभिनय कार्यशालाओं की वजह से प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बढ़ता गया। उसी दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ में ये आवेदन आए, मैंने भी अप्लाई किया और हमारी जो ऑनरेबल वाइस चांसलर मैम है संगीता श्रीवास्तव जी, वो बहुत डायनेमिक है जी। वो अपने हर डिपार्टमेंट के अंदर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस और एकेडमिक एक्सीलेंस दोनों का एक राइट रेशो रखना चाहती थी। तो आई गॉट लकी विथ माई रिक्रूटमेंट इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, क्योंकि मेरे ऑनरेबल वाइस चांसलर को, डिपार्टमेंट के HOD को, उन्हें ये महसूस हुआ कि हमें इंटेलेक्चुअल्स एंड एकेडमिशियंस भी लेने हैं, लेकिन हमें फील्ड एक्सपीरियंस वाले भी रहना है। तो थैंक्स टू जवाहर कला केंद्र, थैंक्स टू रविंद्र रंगमंच, थैंक्स टू जयपुर थिएटर, अगर मेरा वो फील्ड वर्क नहीं होता तो मैं शायद इलाहाबाद नहीं। बहुत खूब। और आज वहाँ के बच्चों को भी आप रंगमंच से जुड़ी बारीकियाँ सिखा रहे हैं, और कहा जाता है ना कि सबसे अच्छी जो शिक्षा होती है वो होती है ना सिर्फ खुद तक सीमित रखें बल्कि दूसरों को भी बांटें। और आप इसी पद्धति पे चल रहे हैं कि आप ना सिर्फ एक वरिष्ठ रंगकर्मी हैं बल्कि एक अच्छे गुरु भी हैं, और समय समय पर जो यंग जनरेशन है उन्हें ट्रेनिंग देते रहते हैं। ख़ासतौर पर आप जयपुर के अंदर कई बच्चों को इस तरीके की ट्रेनिंग, वो एक्सपीरियंस कितना है? और है भी कि जो जयपुर रंगमंच से जुड़े कलाकार हैं वो हमेशा से ही मुंबई तक का सफ़र करते ही करते हैं और कहीं ना कहीं अपनी अदाकारी की छाप छोड़ते हैं। वो अनुभव कैसा होता है जब उन्हें सिखा रहे होते? मेरी कोई चॉइस नहीं थी या इच्छा नहीं थी कि मैं एक्टिंग वर्कशॉप्स लगाऊं। जी। हम लोग जब प्ले तैयार करते हैं तो उस नाटक में हमें कुछ तो एक्सपीरियंस कलाकार मिलते हैं जिनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें बहुत सारे युवा कलाकार भी होते हैं जिनका शायद वो पहला दूसरा नाटक है। जी। तो आप जब किसी नाटक की रिहर्सल्स कर रहे होते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक एक्टिंग वर्कशॉप या एक एक्टिंग क्लास भी हो जाती है। फिर मुझे ऐसा लगा कि ऐसी वर्कशॉप्स भी होनी चाहिए जिसमें प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जो सिर्फ
4 हफ्ता या पूरा 1 महीना अभिनय पे ही बात कर रही है, ताकि एक अभ्यर्थी का, एक एस्पिरेंट का डेवलपमेंट हो, उसकी भाषा, भाव, अभिव्यक्ति और प्रबल हो, अच्छी हो, और वो सभी निर्देशकों और सभी नाट्य मंडलियों के साथ जुड़ सकें। इस उद्देश्य से मैंने अभिनय दर्पण कार्यशालाएं शुरू करी। अभी अभिनय दर्पण कार्यशाला जवाहर कला केंद्र के कोलैबोरेशन में इस साल हो रही है जी। तो मैं अपनी कार्यशाला में सिर्फ ग्रेजुएट्स को या 20+ को लेता हूँ। ओके। हाँ, मैं इसकी खास वजह? मैम, मैं ये नहीं कह रहा कि चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप मेरी फील्ड नहीं है, मैं तो खुद चिल्ड्रन थिएटर वर्कशॉप का प्रोडक्ट हूँ, पर जो लोग ग्रेजुएशन में होते हैं अधिकांश वही लोग अपने कॉलेज थिएटर से एसोसिएट होते हैं, और वही लोग अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी नौकरियां या विवाह के पहले कुछ अरसे के लिए प्रोफेशनल ग्रुप्स के साथ जुड़ते हैं और प्रोफेशनल थिएटर करते हैं। तो मेरा फोकस ये था कि उनके साथ में मेरा जुड़ाव हो, मेरा फोकस ये था कि उनके थ्रू मैं खुद भी लर्न करूं और उनके साथ अपने कुछ स्किल्स शेयर करूं। तो मेरी इच्छा उन मैच्योर अडल्ट्स, उन 18+, 20+ ग्रेजुएट्स के साथ में काम करने के लिए इसलिए है ताकि वो नाटक को समझ सकें। देखिए, ये जो नाटक जो हैं उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसके अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं, उसके लिए भी एक समझ चाहिए। बहुत खूब। और जब हम चिल्ड्रन थिएटर करते हैं तो हम लोग उनकी इमेजिनेशन को इंस्पायर करने के लिए, उनकी इमेजिनेशन को बूस्ट करने के लिए, आप कभी भी चिल्ड्रन थिएटर देखेंगे मैम तो उसमें एक फैंटेसी वर्ल्ड होता है जी। और उसके अंदर एक कल्पना होती है। आप जब ये प्रोफेशनल मैच्योर थिएटर देखेंगे तो इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसके अंदर इश्यूज़ होते हैं। तो मुझे लगा कि इन इश्यूज़ को समझने के लिए जो एक बेयर मिनिमम उम्र है वो 18-20 इस तरह की हो, इसलिए मैं उस सेगमेंट के साथ ही काम करता हूँ। जी, यहाँ जिक्र करूँगी मैं आपका 12 एंग्री मैन का। ये नाटक क्या कुछ ख़ास है और क्या कुछ विशेष है इसके अंदर? ये एक बहुत ही कल्ट, बहुत ही फेमस, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले है। ये रेजिनाल्ड रोज का लिखा हुआ है। ये 12 जूरी मेंबर्स की आपसी बहस, आपसी अहम और ईगो का प्ले है कि उनसे अपेक्षा तो ये थी कि वो जूरी रूम में रैशनली डिस्कशन करेंगे और किसी निर्णय पे पहुंचेंगे, पर कैसे वो अपने पूर्वाग्रहों से और अपने ईगो से मोटिवेटेड सही निर्णय ले ही नहीं पाते। और वरिष्ठ रंगकर्मी हमारे गुरु आदरणीय रंजीत कपूर सर ने इसका हिंदुस्तानी एडेप्टेशन तैयार किया और एक लंबे अरसे तक उन्होंने इसके शोज़ किए, एक रुका हुआ फैसला के नाम से। जी। निर्देशक बाशु चैटर्जी ने वो प्ले देखा और उन्होंने ये इच्छा जाहिर करी कि मैं एज इट इज़ इस प्ले को शूट करना चाहता हूँ, और वो हिंदुस्तान की एक बहुत फेमस और एक बहुत ही कल्ट फिल्म बनी, एक रुका हुआ फैसला, जिसमें के रैना, पंकज कपूर, अनु कपूर जी और उस समय के सारे बहुत अच्छे रंगकर्मी कलाकार उसमें थे। तो मैंने रंजीत सर से रिक्वेस्ट करी कि सर अगर आप अलाउ करें तो क्या मैं इसे एक्सप्लोर कर सकता हूँ क्या। रंजीत सर ने सहृदय ना सिर्फ 12 एंग्री मैन, उनका लिखा हुआ प्ले हम रहे ना हम, और उनके बहुत सारी पांडुलिपियाँ मुझे दी, और सर हमारा शो देखने के लिए भी आए, उनको बहुत अच्छा लगा। इसके अंदर 12 व्यक्तित्व हैं, 12 पर्सनालिटीज़ हैं, 12 ईगो हैं, 12 प्री कंसीव्ड नोशन हैं, और 12 के 12 अभिनेता मंच पे हर वक्त एक साथ हैं। ना कोई आ रहा है, ना कोई जा रहा है, ना फेड आउट है, ना अंधकार है, ना किसी की एग्जिट है। तो 12 लोगों को एक साथ कोरियोग्राफ करना और 12 लोगों को एक साथ कोऑर्डिनेटेड रहना, और जब डायलॉग नहीं है तब भी उस बहस में और उस सीन में इन्वॉल्व करना, ये बहुत चैलेंजिंग है। जी। अगर आपका और मेरा एक सीन है, कट, फेड आउट, फिर अगले अभिनेता आएंगे, लोकेशन बदल जाएगी, पर 90 मिनट का नाटक, 12 लोग एक साथ एक ही स्पॉट पे, और हमें तब भी इन्वॉल्व रहना है जब हमारी लाइन नहीं है। सो टफ प्ले है, इंस्पायरिंग प्ले है, और नेगोशिएशन स्किल्स का प्ले है। ये सबको पढ़ना चाहिए। आपने जितने भी नाटक किए ना, कुछ डिफरेंट रहे, चाहे वो जू स्टोरी हो या इससे पहले हमने जिक्र किया था भूमि कन्या सीता का। अलग अलग टॉपिक्स, अलग अलग विषय पे नाटक करना आपकी खासियत रही, इसकी खास वजह? मैम, नाटक होते ही ऐसे हैं, ना सिर्फ मैं, आप अगर किसी भी रंगकर्मी का बॉडी ऑफ वर्क देखेंगे तो आज ये कहानी पढ़ी, ये स्क्रिप्ट उठाई, इसमें मज़ा आया, चलो ये करते हैं, आज ये कहानी उठाई, ये स्क्रिप्ट पढ़ी, पर उसमें कुछ कॉमन फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे किसी का संगीत पक्ष प्रधान होता है, जी बिल्कुल, किसी को सोशल मैसेजेस वाले नाटक पसंद है, किसी को वेस्टर्न नाटक पसंद है, वेस्टर्न नाटकों का हिंदुस्तानी एडेप्टेशन पसंद है। मैम, मेरी जो चॉइस है या मेरा जो नेचुरल जो इंस्टिंक्ट है वो किसी तरह के डिबेटिव या आर्गुमेंटेटिव प्लेस के प्रति है।
अच्छा, शायद प्लेज होते भी डिबेटिव और आर्गुमेंटेटिव ही हैं। आई थिंक मेरी ये नेचुरल चॉइस है कि मुझे प्ले पसंद आता है, भूमि कन्या सीता, उध्वस्त धर्मशाला, जू स्टोरी, 12 एंग्री मैन, हम रहे ना रहे हम। आई थिंक मेरी जो चॉइस है वो परिवेश चाहे कोई भी हो, परिवेश चाहे ग्रामीण हो, परिवेश चाहे शहरी हो, पर शायद जिसमें एक बहस है, एक मुद्दा है और दर्शकों के सामने दोनों पक्ष आ रहे हैं जी, या कहीं ना कहीं कोई ज्वलंत मुद्दा जो है उसको पब्लिक को रूबरू कर, जो कि एक सिनेमा का जो एक जिम्मेदारी भी है कि कुछ मुद्दों को उठा। यहाँ जिक्र करना चाहेंगे, चूंकि आप यंगस्टर को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, कई बच्चे हैं जिनकी आंखों में ख्वाब होता है कि वो थिएटर आर्टिस्ट बने या बड़े पर्दे की ओर जाएं या फिल्मों में काम करें, बट कितनी ज़रूरी है उन्हें अपनी विधा को तराशना। रंगमंच से भी कई बच्चे जुड़े हुए होंगे, आप एज अ सीनियर आर्टिस्ट उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? हर फील्ड में, चाहे वो एकेडमिक्स हो चाहे परफॉर्मिंग आर्ट्स, सेल्फ प्रैक्टिस और रिहर्सल्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जी बिल्कुल। अगर आप खिलाड़ी भी बनना चाहते हैं तो उसका भी एक डिसिप्लिन है कि आप कितनी देर तक जो आपके कोच ने सिखाया है उसको ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं। परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी है कि आपके गुरुजी ने आपको जो मुद्रा सिखाई है, जो रंगों का स्ट्रोक सिखाया है, जो पत्थर को तराशना सिखाया है, उसको आप खुद सेल्फ वर्क कितना कर रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी 2 घंटे 4 घंटे की क्लास के बाद आप खुद कितना उन फार्मूला को दोबारा दोहरा रहे हैं और उसको मास्टर कर रहे हैं। तो आई थिंक हमारी जो वर्कशॉप्स होती है ना, उसमें हम उन्हें बस दिशा दिखाते हैं, थोड़ा सा इंस्पायर करते हैं, थोड़ा सा मॉनिटर करते हैं, एंड देन वी लीव देम टू डू देयर ओन सेल्फ वर्क एंड टू सी देयर ओन सेल्फ ग्रोथ। इट इज़ एब्सोल्युटली राइट टू हैव अ ड्रीम। मतलब आपके मन में एम्बिशन होना चाहिए, मुंबई जाने की इच्छा होनी चाहिए, सिनेमा में काम करने का मन होना चाहिए, क्षेत्रीय रंगमंच करने की डिज़ायर होनी चाहिए। और सारी ही विधाओं के जो टीचर्स हैं वो उस सारी ही विधाओं के जो टीचर्स हैं वो उन फॉर्मेटिव ईयर्स में बहुत एनकरेजमेंट के साथ युवा प्रतिभाओं को ग्रूम करते हैं। बिल्कुल। और कई युवा आ भी रहे हैं, लेकिन देखा जाता है कि युवाओं में जो आजकल की यंगस्टर ना कहीं सब्र नहीं है कि वो अब वक्त नहीं देते। ज़रूरी है कि अपने हुनर को कुछ वक्त दिया जाए, कोशिश करते रहना चाहिए। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं जब युवा था तो मेरे बारे में भी यही कहा जाता होगा कि सब्र नहीं है, तो आज मैं ये बात किसी के बारे में कैसे कहूँ कि इनमें सब्र नहीं है। भैया आप युवा हो इसका मतलब आप बेसब्र हो, आपका 10 चीज़ों में ध्यान है, आप 4 चीज़ें करना चाहते हो। आप अगर संजीदा हो गए, डिसिप्लिन्ड हो गए, आप बड़े कमिटेड हो गए, फिर आप युवा कहाँ रहे? तो यानी यूथ को अपनी यूथ एज के साथ कोशिश करते रहना चाहिए। बस यहाँ आपसे जानना चाहेंगे विशाल जी, क्या नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, आप किस और आगे रुझान कर रहे हैं, डायरेक्शन में और हाथ आजमाएंगे या एक्टिंग को और मौका देंगे, क्या कुछ कर रहे हैं, आपके आगे के प्लान्स क्या हैं? एक बहुत अच्छी सी हमारी नाट्य मंडली है, फोर्थ वर्ल्ड ड्रामेटिक सोसाइटी। उसमें बहुत ही उम्दा कलाकार और बहुत ही इंस्पिरेशनल युवा कलाकार हमारे साथ हैं। पहले मैं कोई स्क्रिप्ट सुझाता था जी, अब वो ही सुझा देते हैं कि अगली स्क्रिप्ट ये होगी और हम फला फला प्ले करेंगे। फ़िलहाल जो नाटक फ्लोर पे है वो है 8वां सर्ग। एक और बहुत अच्छा नाटक जिसका नाम है फादर, वो भी फ्लोर पे है, उसकी रिहर्सल्स चल रही है। तो आने वाले दिनों में फोर्थ वॉल की तरफ से ये 2 नाटक आएंगे। मैंने इस बीच में कुछ कॉर्पोरेट फिल्म्स बनाना शुरू किया जी। तो YouTube के ऊपर हमने कठपुतली कला पे जी और उदयपुर की मोलेला कला के ऊपर एक 10 एपिसोड्स का फीचर बनाया है। बहुत खूब। वो भी आजकल के अंदर YouTube पे आ जाएगा। उसके अंदर भी मेरे को बहुत अच्छी लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ कि मैं सेल्फ टॉट जयपुर के फिल्म मेकर्स के साथ में काम किया और मैंने डिजिटल टेक्नोलॉजी के अंदर किसी प्रोजेक्ट को शूट करना, आज के ज़माने के सोफिस्टिकेटेड माइक्स, पोर्टेबल लाइट्स, नए ज़माने के इक्विपमेंट्स, परमिशंस लेना, ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल करना, एक नैरेटिव बनाना, सबटाइटलिंग, इंग्लिश ट्रांसलेशन, हिंदी ट्रांसलेशन। तो मैंने कभी ये चीज़ की नहीं थी, बट बिकॉज ऑफ गुड फ्रेंड्स जी ये हो गया। ये आपकी सबसे ख़ास बात रही है कि आप कहीं ना कहीं नई कोशिशें करते हैं और उसमें जो आपने कठपुतली कला को बढ़ावा दिया है और उस पर कुछ नया बनाने की कोशिश की, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। और हमारे दर्शक भी इंतज़ार करेंगे कि कब वो YouTube पर आए और हम सभी उसको देखें। आपको किताबें पढ़ने का ख़ासा शौक़ है, जब भी आपको वक्त मिलता है आप किताबें ज़रूर पढ़ते हैं,
कितनी ज़रूरी है हॉबी होना और उस हॉबी को सही डायरेक्शन में अप्लाई करना? क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं था, तो मैं अच्छा। जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं मेरे पूरे बैच में सबसे कम पढ़ा लिखा हूँ। और मैंने 1 वीक सीरीज़ पढ़ पढ़ के तो एग्ज़ाम पास कर लिए है, पर रंगमंच की कोई 1 वीक सीरीज़ नहीं होती है। तो मेरा पहला रुझान साहित्य के प्रति नाटक की किताबों से हुआ, और नाटक पढ़ने में मज़ा आने लगा क्योंकि सीधे डायलॉग्स होते हैं, सीधे संवाद होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, हीरो होता है, विलन होता है, आप पढ़ते हुए उसकी परिकल्पना करते हैं, आपके मन में ये इच्छा आती है कि एक दिन आप भी ये भूमिका निभाएंगे। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ मन में पढ़ना और बोल बोल के पढ़ने में बहुत अंतर है। जी। हम लोग बोलने की फील्ड में हैं, हम लोग बोलने के प्रोफेशन में हैं। हमारा बोला गया वाक्य प्रभावी होना चाहिए, उसमें थ्रो होना चाहिए, उसका उच्चारण सही होना चाहिए, इंटोनेशन सही होना चाहिए, भाव सही पकड़ना चाहिए। तो फिर मैंने नाटक बोल बोल के पढ़ना शुरू किया सेल्फ प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कक्षा में मेरे जो दूसरे साथी थे वो मुझसे बहुत बेहतर थे और मैं उनसे बहुत पीछे था। तो दोस्तों की संगत में वो चीज़ सीखी। तो शुरुआत तो नाटक पढ़ने से हुई, फिर जिनके नाटक पढ़े उनकी जीवनियाँ पढ़ी जी। फिर कभी कोई और अच्छी पुस्तक आ गई। तो मेरी रीडिंग जो है उसका जॉनर बहुत लिमिटेड है, फिक्शन, पोएट्री, शॉर्ट स्टोरीज, ड्रामा। मैं अलग अलग विषयों पे नहीं पढ़ता, पर हाँ, जो भी ज़रूरी किताबें पढ़नी चाहिए वो पढ़ी मैंने। पर वो ज़रूरी है कि किताबों को ज़रूर पढ़ना चाहिए और इसे एक हॉबी के तौर पर अपनाना चाहिए। यहाँ चूँकि वक्त हो चला है कि हम आपसे इजाज़त लें, लेकिन हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि जो हमारी यंग जनरेशन है, जो शायद अभी आपके कैंप तक नहीं पहुँच पा रही, आपसे ट्रेनिंग नहीं ले पा रही, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक्टिंग से जुड़ना चाहती है, क्या कुछ उन्हें कहना चाहेंगे? अगर उनमें वो हुनर है तो उसे कैसे तराशें? आई थिंक अगर आप परफॉर्मेंस से जुड़ना चाहते हैं ना, तो आपकी पहली दोस्ती भाषा से होनी चाहिए। जी, बहुत और खूब। भाषा से मेरा मतलब हिंदी से नहीं है, आप जिस प्रांत में हैं और जो भी आपकी मदर टंग है। आप अगर कलकत्ता में हैं तो आप बांग्ला भाषा पे ध्यान दें, आप हमारे साउथ इंडिया में हैं तो आप तमिल, तेलुगु, मलयालम पे ध्यान दें, आप गुजरात में हैं गुजराती भाषा पे ध्यान दें, पंजाब में हैं पंजाबी भाषा पे ध्यान दें। आप अपनी भाषा में लिखी हुई शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ें, कविताएँ पढ़ें, नाटक पढ़ें। आप अभिनेता बनना चाहते हैं लेकिन आप दर्शक भी बनिए, आप रेगुलर परफॉर्मिंग आर्ट से जुड़े हुए रहिए, आप परफॉर्मेंसेस देखने जाइए। और सेल्फ वर्क के बिना कोई भी फील्ड, चाहे एकेडमिक्स की हो, स्पोर्ट्स की हो या परफॉर्मिंग आर्ट्स की हो, उसमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना या अपना प्रोफेशन बनाना, कैरियर बनाना, 2 वक्त की रोटी कमाना थोड़ा कठिन है। जी। तो सेल्फ वर्क को ना रोकें। जैसे एक संगीतकार अपने सेल्फ वर्क को नहीं रोकता, चाहे उसका शाम को कार्यक्रम है या नहीं है। जैसे एक चित्रकार अपने सेल्फ वर्क को नहीं रोकता, भले ही उसकी पेंटिंग एग्जीबिशन है या नहीं है। तो ये जो सेल्फ वर्क है ना, इसका एक रूटीन अभिनेताओं को भी बनाना पड़ेगा। तो जो भी अभिनय से जुड़ना चाहते हैं, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। आपके कॉलेज में अगर कोई थिएटर क्लब है, आपके स्कूल में कोई थिएटर क्लब है, थिएटर इज़ नॉट जस्ट अबाउट हमेशा प्ले करना। आपको एंकरिंग का मौका मिले, डिबेट का मौका मिले, कार्यक्रम को होस्ट करने का मौका मिले, आपको कहीं पर भी व्यक्त करने का मौका मिले, एलोकेशन हो आपके यहाँ पे। तो इन सब चीज़ों में अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो ही आप एक दिन प्रोफेशनल स्टेज पे आ पाएंगे। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अपने हुनर को थोड़ी सी पहचान देना चाहिए, खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना चाहिए, और चाहे थिएटर हो या कोई भी आपकी हॉबी हो, उसे कुछ वक्त देना चाहिए। उससे आपको सेटिस्फेक्शन बहुत मिलेगा, खुशी बहुत मिलेगी। विशाल जी, आप यहाँ आए, बहुत ही अच्छा लगा, और जाहिर सी बात है जितने हमारे दर्शक हैं उन्हें भी आपसे बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा, और यही उम्मीद है कि आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं वो कामयाबी की ओर रहें। दूरदर्शन पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चूँकि दर्शकों अब वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का, लेकिन इस वादे के साथ कि फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए आपका पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरहरी, सिर्फ डीडी राजस्थान पर। और अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।